बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पे स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की तारीख में आज एक बहुत अहम दिन है, चाहे वो अदालती तारीख हो या सियासी तारीख। एक ऐसा साइन पोस्ट है जो कि शायद आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा तारीख साज फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया गया है कि किस तरह इस मुल्क की हुकूमत ने, इस मुल्क के वजीर आजम ने यानी इमरान खान साहब ने, लॉ मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी ने, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली कासिम खान सूरी साहब ने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइन शिकनी की। उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम उठाए जो कि आइन के खिलाफ थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तमाम समातें चल रही थी और तकरीबन 5 रोज ये समातें चलती रहीं, तो हुकूमत की जानिब से, जो कि हुकूमत नहीं रही थी, एक ही बात सामने आती रही कि हमारे मुल्क की हुकूमत के खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई है और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और एक एब्सोल्यूट एरोगेंस जो एग्जिबिट करते रहे हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जितने भी रहनुमा, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अपोजिशन लीडर्स के सामने मौजूद हो, किसी भी जगह उनका एक ही जो मैसेज था वो यही था कि जो उनका बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है और जो उन्होंने किया वो मुकम्मल तौर पर आइन और कानून के मुताबिक है। आज इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है जनाब फवाद चौधरी को, जो कि वजीर कानून हैं इस वक्त, अब क्योंकि अब वो रिस्टोर हो चुके हैं। उनको ये देखना पड़ेगा कि वो खुद कानूनदान है, एक वकील है, लेकिन उन्होंने ऐसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों रेज किया जो कि सिरे से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डिप्टी स्पीकर को अपनी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कि आइन के मुनाफी है। अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ें तो इसके अंदर चंद बातें बहुत अहम हैं, वो बातें हम आपके सामने रख देते हैं बहुत ब्रीफली। सबसे पहले जो रूलिंग दी गई उसे अदालत ने, यानी डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से जो रूलिंग दी गई, अदालत ने उसे मुस्तरद किया और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर आईनी डिक्लेयर किया। साथ ही साथ ये बताया कि जो रेजोल्यूशन यानी कि जो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ आई थी वो हमेशा से एक्टिव थी, वो आज भी अलाइव है और एक्टिव है, अब उस पर वोटिंग होगी। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ताबे थे उस बार के जो उनके खिलाफ मौजूद थी कि जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाती है उसके पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर ले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो किया दैट वाज अ फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो एडवाइस भेजी गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए, वो एडवाइस भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट ने उसके बाद ऑर्डर जारी किया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार हुआ। उसके अलावा जिस तरह से इस नेशनल असेंबली के सेशन को प्रोरोग किया गया वो भी गैर कानूनी, गैर आईनी डिक्लेयर किया गया। स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि जब तक तहरीक अदम एतमाद का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो सके उस वक्त तक उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो इस सेशन को एडजर्न या प्रोरोग कर सकें। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है स्पीकर को कि वो आइन और कानून के मुताबिक हफ्ते वाले दिन इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, जो कि अब मौजूद है, इट इज बैक टू लाइफ, उसके ऊपर वोटिंग होगी और उसके ऊपर वोटिंग हो चाहे वो कामयाब होती है या डिफीट, उसके मुकम्मल होने के बाद ही सेशन प्रोरोग किया जा सकता है। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में लिख दिया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके बाद नए लीडर ऑफ द हाउस यानी नए प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग का अमल भी आगे बढ़ाया जाएगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिख दिया है कि 63A के हवाले से जो उसके जो फंक्शन है वो इट इज़ वेरी मच देयर, और अगर कोई डिफेक्शन का मुर्तकिब हुआ तो आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो प्रोसेस है उसमें कार्रवाई होगी। ये फैसला पढ़ने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आज की तारीख में वो हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जमात जो ये बात करती है कि हम आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, इस फैसले के बाद जाहिर है कि उन्होंने अपनी हुकूमत, अपनी सियासी बिसात को पलटने के लिए, अपने आप को परपेचुइटी देने के लिए, अपने एक जो उनको नज़र आ रहा था कि पार्लियामान के अंदर शायद वज़ीर आज़म की सियासी शिकस्त होने जा रही है, उसको रोकने के लिए एक गैर आइनी काम किया। गैर आइनी काम मंसूब किया जाता है डिक्टेटर्स के साथ, आइन शिकनों के साथ, लेकिन ये ताज्जुब की बात है, बल्कि बहुत अफसोसनाक बात है कि आज एक मुंतखब वज़ीर आज़म, उनकी कैबिनेट ने, उन्हीं के बनाए हुए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने एक ऐसा कदम उठाया जो तारीख में याद रखा जाएगा और एक बदतरीन मिसाल कायम की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फैसला किया है अब भी कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे और कल उन्होंने
इजलास बुलाया है अपनी पार्लिमानी पार्टी का भी और कैबिनेट का भी, ही इज ऑथराइज टू डू दैट, बिल्कुल ठीक है, बुलाना चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल दोबारा कौम से खिताब भी करेंगे। लेकिन सवाल यह है वज़ीर आज़म साहब कि इतना अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी, आपका कॉन्डक्ट एग्जेम्पलरी होना चाहिए था। आप कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से, मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से आपको ये गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने किया और आज उसकी एंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, असर काज़मी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन करें और राजा खालिद महमूद साहब जो कि फॉर्मर डिप्टी हैं, उनसे भी हम बात करें। याद रहे राजा खालिद महमूद साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने इस गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम के बाद सबसे पहले इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत का दिफा नहीं कर सकते। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपके लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आप भी समझते हैं कि वो आपके खिलाफ, क्योंकि आपका जो पूरा एक ग्रुप है यानी पूरी पीडीएम पूरी अपोजिशन के खिलाफ वो आज भी मौजूद हैं और आज भी वो आपके खिलाफ आखिरी बॉल तक खेलेंगे और कल वो कौम से खिताब भी करेंगे। उनका हक है क्योंकि अभी वो मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर कोई ऐसा इकदाम कर लिया जाता है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर पूरी तरीके इंसाफ रेजिग्नेशंस दे देती है, तो क्या जवाब होगा अपोजिशन के पास उसका? शुक्रिया मुनीब। मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो आपने कहा कि कल वो कौम से ख़ताब करेंगे या कैबिनेट की मीटिंग बुला ली, ये उनका हक है, करें। मगर सबसे पहले जो अभी आपने अपने इंट्रो में बात की कि मैं खुश हूँ, मैं ही नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात पर खुश है, भले वो पीटीआई से उनका तल्लुक़ हो, दीगर जमातों से उनका तल्लुक़ हो, कि आज नज़रिया ज़रूरत दफन हुआ। आज आइन कानून की बालादस्ती के लिए जो मुख्तलिफ़ औक़ात में, ये नहीं मैं कह रहा कि हमने जो 3.5, 4, 5 सालों में जो जद्दोजहद की, आइन कानून की बालादस्ती की नवाज शरीफ की क़यादत में, नहीं, हमसे पहले भी मुख्तलिफ़ औक़ात में लोग इस ये जमहूर जो है जमहूरियत के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करता रहा। लोग फाका कशी बर्दाश्त करते रहे, लोग महंगाई बर्दाश्त करते रहे, मगर जब आइन कानून की बात आती थी तो उसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते थे। और बेशुमार लोग हैं जो गुमनाम हैं, जिनकी कुर्बानियाँ किसी के इल्म में भी नहीं है, मगर आज तक पाकिस्तान अगर चल रहा है तो उन कुर्बानियों की बदौलत है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान साहब ज़रूर तकरीर फरमाएँ, ख़ताब फरमाएँ, मगर ये भी ज़रूर होना चाहिए जब ये हुकूमत बनती है नई, तो उसको मैं बड़े अदब से ये कहूँगा पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि एक कमीशन बनाया जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? जो ये गद्दारी का टाइटल लगा था, जिस वजह से जिसको बुनियाद बनाकर रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर ने, उस पर नतीजा खेज कौम के सामने चीज़ें लाई जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई किसी के जज्बात से ना खेले। कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया है उस रूलिंग को, तो अब आप क्यों चाहते हैं कि उसको दोबारा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? क्योंकि अगर उसके अंदर कोई सब्सटेंस होता तो सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर उसे सेटिसाइड ना करती। उसे तो सेटिसाइड किया गया है। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि उसके ऊपर मजीद तफ्तीश की जाए? जी, मैं इसलिए चाहता हूँ मुनीब कि देखें आज डॉलर कितने पे है। आप देखें हमारी मईशत डूब गई इन 20-25 दिनों में मज़ीद। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब अकेले नहीं थे इस साजिश में। मैं इसको साजिश कहता हूँ जो मुल्क के ख़िलाफ़ हुई है। मैं इसको साजिश नहीं कहता कि कोई हुकूमत गई और कोई दूसरी बन रही है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो हमनवा थे, जिनकी टेक पर इमरान खान साहब ने इतना बड़ा स्टेप लिया, उनको भी कौम के सामने बेनकाब होना चाहिए, इसलिए कि दोबारा कोई पाकिस्तान को नज़रिया ज़रूरत तो दफन किया आज आला अदलिया ने, मगर एक बात कभी कभार आपको ये सुनने में ज़रूर आती है कि कौमी मफाद। जी भाई, कौमी मफाद का जो तशरीह जो करते हैं
वो भी कौम को बताया जाना चाहिए कि वो तशरीह कौन मियां और साहब, कब कर ये सकता जो आप है फरमा रहे और हैं, कौन सा बसंत अदारा एहतराम, है। ये आपकी जाती राय हो सकती है, क्योंकि मुतवक्का तौर पर ये जो पूरी ऑपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब को एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट सामने रखा है, अब वो क्या इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है? पहला स्टेज तो वो है, अगर कामयाब होती है, और क्या फिर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट ले पाते हैं? और अगर वो ले पाते हैं एतमाद का वोट, तो शहबाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर उस तरह नहीं सोच रहे जो आप चाहते हैं। ये आपकी ख्वाहिश बदकिस्मती से मुझे लगता है, मेरे ज़ाती नॉलेज पे भी कह रहा हूँ, ये ख्वाहिश ही रहेगी। इसके ऊपर तो शायद आपकी हुकूमत, जिसका आप हिस्सा होंगे, आपकी जमात हिस्सा होगी, शायद वो नहीं करेगी। लेकिन मैं इस पर ज़रा आपसे दोबारा आऊँगा। मुझे पता है आपकी दिली ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, और आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब और बहुत से हम नवाओं का नाम भी लिया जाए। लेकिन मैं ज़रा राय साहब के पास आता हूँ। राय साहब, आप कहा जाता है ना कि यू आर द फर्स्ट वन, आपने जब ये हुआ 3 अप्रैल वाला सिलसिला, आपने रिज़ाइन किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप किसी स्टेज पर होता है, आप इतने सीनियर वकील हैं, क्या आपको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का इतना ही ज़बरदस्त फैसला आएगा, या आप भी किसी खदशे में मुब्तला रहे कि कोई प्रैक्टिकल चीज़ जहन में रख के या कुछ ऐसा मामला देख के कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है कि जी अब इलेक्शन की तरफ मामला चला जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब फ़ारूक साहब, मैं जिस दिन इसे मैं सिविल कू कहता हूँ, 3 अप्रैल को अतवार के दिन जब ये हुआ जी, तो उसी दिन मैंने आपके प्रोग्राम में भी, हामिद मीर साहब यानी जियो के प्रोग्राम में जी, उनसे, शहजाद साहब से बात करते हुए ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे हट के नहीं आ सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ओथ लेते हैं वो चीफ जस्टिस की सरबराही में कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर इस तरह का मजाक हो और एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, और सुओ मोटो नोटिस की सूरत में। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मेरी तवक्कुआत के एन मुताबिक आया। अगर इससे हट के कोई फैसला आता, जिस तरह की ये बात भी दिन को हो रही थी कि कोई इलेक्शन का रास्ता और वाया मीडिया निकालें, तो वो मैं समझता हूँ कि वही नजरिए ज़रूरत वाली बात होती कि राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। ये दो बातें अच्छा, ये राय साहब मुझे बताइएगा, राय साहब, क्योंकि आप हुकूमती कानूनी टीम का हिस्सा रहे हैं, राय साहब जरा बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा। आपने इसे सिविलियन कू कहा, जरा थोड़ा सा, क्योंकि अब वक्त गुजर गया है, हर कोई शौक में था 3 अप्रैल को, आपने भी इस्तीफा दिया, खुद को डिस्टेंस कर लिया। मुझे ये बताइए, अब क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से 3 अप्रैल का इकदाम ऑर्केस्ट्रेट किया गया, इसका मास्टरमाइंड कौन था? किसने हुकूमत को, वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया कि ये सब किया जाए? मुनीब साहब, जहाँ तक मेरे इस्तीफ़े की बात है, मैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसके आइन के लिए, इस्तीफ़ा तो थोड़ी बात है, नौकरी तो बहुत मामूली चीज़ है, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन ये जो दूसरी बात आपने पूछी कि जी इसके पीछे कौन था, कौन अजहान इसके पीछे थे, किस जहन ने इस तरह का काम किया, वो मुझे तो नहीं अंदाज़ा। उनकी अपनी एक लीगल टीम है या कोई किचन कैबिनेट होगी, जिसने भी किया, बहरहाल उसने सिस्टम के साथ भी बुरा किया, उसने पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ और बिलखसूस इमरान खान साहब के साथ भी बहुत बुरा किया। अच्छा, बड़े काबिल आदमी हैं अटॉर्नी जनरल साहब, और उन्होंने खैर कहा वो ये केस बतौर अटॉर्नी जनरल उनका आखिरी केस था जो उन्होंने आर्ग्यू किया, अब वो अपना स्टेटस खुद बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या आप, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब के साथ एसोसिएटेड थे, क्या इस तरह की हदायत या ये डिस्कशन एजी ऑफिस में होती थी, या बाबर अवान साहब और आपका अंदाज़ा क्या है, कोई और लीगल टीम थी जो इमरान खान साहब को एडवाइस करी थी इस मामले पर? देखें, मैं अटॉर्नी जनरल साहब के साथ मैंने गुज़श्ता काफ़ी अरसा, 3.5-4 साल या इसके मिलता जुलता इतना टाइम था, उनके साथ काम किया। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, अच्छे कानूनदान हैं, लायक हैं, दयानतदार, सारी बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी नाकिस राय है, मैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका अपना ये इस्तेकाक है कि वो कब रिज़ाइन करते हैं, कब नहीं करते। लेकिन 8 मार्च को जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई थी, तो उसके बाद जो कुछ होता रहा
तो किसी स्टेज पे बहरहाल उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था, अगर उन्हें एतमाद में भी नहीं लिया गया। ठीक है। और प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर, ऐसे अपराइट प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर की मौजूदगी में आइन के साथ बदतरीन खिलवाड़ किया गया, जिसकी नज़ीर बर्रे सगीर पाको हिंद की हिस्ट्री में नहीं मिलती। ठीक है, बिल्कुल। स्पीकर इस हद तक लिमिट्स क्रॉस कर जाए, बिल्कुल इतना, और वो तो खैर अदालती फैसले में पता ही जाएगा। अतर कादमी साहब, जरा मुझे ये बताइए, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खैर अब भी कह दिया कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा। आप सियासी मामलात को बड़ा बेहतर तरीके से एनालाइज भी करते हैं, ये ज़रा बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच है क्या? यकीनी तौर पे आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आप बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी बात हुई होगी पोस्ट दिस डिसीजन, तो क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक में या उनके तरफ कि इसको बैटल आउट किस तरह करना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने? देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि पीटीआई आगे क्या करेगी, उसके ऊपर आता हूँ। थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूँगा फैसले के ऊपर। आज स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की जिस रूलिंग को कालादम करार दिया गया, वो रूलिंग जिस बुनियाद के ऊपर थी उस हवाले से तो कोई एविडेंस सुना ही नहीं गया, ना ही कोई एविडेंस जज साहिबान को दिखाया गया। तो जिस तरह मियाँ साहब मुतालबा कर रहे थे कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसलिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अलामिया हमारे सामने है। जो लोग आज इस फैसले से तकनीकी बुनियादों के ऊपर इंसाफ तो उनको मिल गया, लेकिन ये आने वाले सालों में इनको बहुत तंग करेगा। ये जो लेबल एक तरह से लग गया है ना कि जी इसमें कुछ लोग मुलविस हैं, तो मेरे ख्याल में हर किसी के लिए बेहतर है और हमारी सियासी माहौल के लिए बेहतर है कि इसके ऊपर एक हाई पावर्ड कमीशन बने और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है, 2 अप्रैल को मेरी बात हुई एक बड़े सीनियर हुकूमती रहनुमा से रात के टाइम पे, तो मैंने कहा कि सुबह तो आपकी गेम ओवर है, तो उन्होंने कहा कि नोट कर लो कल जो है वो कुछ और ही होगा। अच्छा। तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए कि उस वक्त तक तो एमक्यूएम वगैरह भी जा चुके थे। अब अगेन आज मेरी बात हुई तो वो अभी भी बज़िद हैं कि हम जो है इनको शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, ये शेरवानी लटकी रहेगी अलमारी के अंदर। अच्छा। अब उनके जहन में क्या है ये मुझे नहीं पता। अच्छा। एक चीज़ मैं छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। मैंने हालिया अरसे में बार बार कहा, इधर रिपोर्ट कार्ड पे भी कहा कि मौजूदा दौर के अंदर इन हालात के अंदर पीटीआई को इदारों से रिलीफ नहीं मिलेगा। आज जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह खुल के सामने आया, उन्होंने कहा हम तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकते। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ऐलान कर देना चाहिए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, करवा तो हम सकते ही नहीं, पार्टी तो वो वैसे बन गई। उन्होंने मुबारक रीजनिंग देखी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है उस लेटर के अंदर, दैट अपीयर्स टू बी अ वेरी सॉलिड रीजन, जो वो खाली हवा में बात नहीं है। मुनीब भाई, देयर इज ऑलवेज रीजंस। जब आपने रीजन निकालने हो, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं कि बाबू लोग फाइल का पेट ऐसे भरते हैं कि बंदे का सर चकरा जाता है। अच्छा। एक आईनी इदारा है जिसकी टोटल जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने, और उन्होंने कुछ भी नहीं करवाना। वो कहते हैं हम 7 महीने तक नहीं करवा सकते। मुबारक महीने का उन्होंने नाम लिया कि अक्टूबर नवंबर से पहले तक जो है भूल जाएं। अच्छा, तो ये भी इसके पीछे भी कोई रीजनिंग होगी। अदर साहब, जरा ये ब्रेक पे जाना था, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि वो जो पूरा मामला था उस पर कोई एविडेंस दिखाया नहीं गया। आपको याद होगा हुकूमत ये कहती रही, फवाद चौधरी साहब कह हमने इस पे तो तहकीकात तो हमने करवानी ही नहीं है, हमने इस पर तहकीक तो करवानी नहीं है। फवाद चौधरी साहब बीइंग दी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका रिकॉर्ड पे बयान है। बाद में हुकूमत ने जब क्राइसिस आ गया तो उन्होंने कहा जी इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। अब भी अगर आप पहला ऑर्डर 3 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का देखें, उसके अंदर जब उन्होंने जिक्र किया है, पैराग्राफ 2 जब आता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई चीज़ ऐसी अभी तक रखी नहीं गई। इन 5-4 दिनों के अंदर जाहिर बात है फिर एक वक्त आया जब हुकूमत की लीगल टीम भी पेश हुई, कोई एविडेंस या कोई ऐसी चीज़ अदालत के सामने, अदालत ने किसी को रोका नहीं था। ये बात आपकी ठीक है कि अदालत ने खुद नहीं मांगा, लेकिन अदालत को सामने रखने से किसी ने रोका भी नहीं है। वज़ीर आज़म बहसियत इंटरिम वज़ीर आज़म की मौजूद थे, उनकी लीगल टीम मौजूद थी। दे कुड हैव प्रेजेंटेड दी एविडेंस के जनाब हम इन कैमरा आपको दिखाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी साजिश है। अगर वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को बुला सकते हैं तो उनको मजबूर किया जा सकता था कि जनाब ये एविडेंस है, अब जरा आप फलाने फलाने को बुला लें और ये क्रॉबरेट करेगा, हमारी बात को एनफोर्स करेगा। जी, उसमें मेरी सिर्फ इतनी हम्बल सबमिशन है कि जब अदालत एक पूरा केस उस बुनियाद के ऊपर सुन रही है कि कासिम सूरी साहब ने ये फैसला दिया और उस फैसले में उन्होंने लिखा कि ये हरकत हुई है, अब वो जो हरकत है या फिर खत है या फिर वो जो सबूत हैं, मेरे ख्याल में अदालत को चाहिए था कि वो देखते, और वहाँ पे पीटीआई ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब का क्लियर मौक़िफ़ था कि अदालत तहकीकात का हुक्म दे, लेकिन अदालत ने अपनी दानिश में समझा कि नहीं होना चाहिए। जो भी मोअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला मैं उसको मनोअन मानता हूँ, लेकिन
लेकिन उस फैसले के ऊपर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं जिसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये क्योंकि इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर कमेंट किया भी जाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब वापस आए आपके पास भी, अतर साहब के पास और राजा साहब के पास भी, क्योंकि कानूनी पोजीशन भी इसके अंदर है। राजा साहब भी उसमें हमारी रहनुमाई करेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनाब इमरान खान ये सोच लेते हैं कि भाई हमने तो, क्योंकि जिस तरह भी अतर साहब बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को नया लीडर ऑफ द हाउस नहीं बनने देना, तो ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे ये मुमकिन हो? कानूनी पोजीशन भी और सियासी पोजीशन भी हम सामने रखेंगे, मियां साहब से भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। और ये ट्रांसमिशन जारी है जियो न्यूज़ पे, बस आते रहिएगा। जियो न्यूज़ पे स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमें फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर है नेशनल असेंबली के। कुंडी साहब से भी बात करेंगे और अपने दीगर मेहमानों से भी, लेकिन एक आपको कोलाज दिखाना है हमने क्लिप्स का कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, हुकूमत का मौक़िफ़ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या रहा, और फिर आपके सामने शेयर करेंगे कि जनाब फवाद चौधरी जो कि लॉ मिनिस्टर हैं एज वी स्पीक, उनकी अब की ट्वीट्स क्या कहती हैं। लेकिन क्या कह रहे थे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, जरा सुनिए। देखें जी, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें जो भी फैसला करेंगी वो इस मुल्क की कौम की बेहतरी, हमारी जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। हम उनके फैसले सर आंखों पर हैं। जज साहब जो है वो फैसला जो आएगा सो आएगा, और जो भी होगा हम लोग उसको कबूल करें। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। जनाब फवाद चौधरी अब ट्वीट करते हैं कि इस बदकिस्मत फैसले ने पाकिस्तान में सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया है। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था, बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नज़रअंदाज किया गया है। अभी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। एक और भी ट्वीट उनकी है कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का हो तो उसका फैसला हतमी, नहीं तो स्पीकर भी इख्तियारात के मामले में भिखारी है। चलें, एक सिंड्रोम होता है जिसका इंसान शिकार हो जाता है। बहरहाल अभी भी जो हुकूमत का यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि एक साजिश है। मैं ज़रा फैसल करीम कुंडी साहब आपको वेलकम करता हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में। बदकिस्मत फैसला हुकूमत करार दे रही है और वो कह रहे थे कि स्टेबिलिटी इसी तरह आ सकती थी। सरप्राइजेज आपके लिए तैयार हैं? मैंने फैसल बॉडा साहब का भी देखा, उन्होंने कहा ये सारे चोर डकैत इकट्ठे हो जाएं, अभी भी नहीं हम करेंगे। और अभी हमें कुछ देर पहले अतर काज़मी साहब भी बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोगों से इनकी बात हुई है, वो ये कहते हैं जी अभी भी शहबाज शरीफ साहब को हम जो शेरवानी है प्राइम मिनिस्टर की वो नहीं पहनने देंगे और हम कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। तो उस ऐसे कुछ ना कुछ के लिए आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, सबसे पहले तो मैं अपनी इस कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े लंबे अरसे के बाद, कोई 70-74 साल बाद, नज़रिया ज़रूरत जो है वो इस मुल्क में दफन हो चुका है और आज आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। फवाद चौधरी साहब की आपने अभी ट्वीट दिखाई। देखें, फवाद चौधरी साहब और उनकी हुकूमत आज ये पछता रही होगी, क्योंकि जब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए रोस्टम पर और उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को कई दफ़ा लिखा कि आप मरदमशुमारी और डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल करें, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है वो प्रोविजनल मरदमशुमारी पे हमने इलेक्शन करे और हम नहीं करा सकते क्योंकि फाटा का मर्जर हो चुका है, हमने डिलिमिटेशन भी करनी है और ये हमारी बातें नहीं मान रहे थे। तो लिहाजा हम इलेक्शन के लिए कोई 6 से 7 महीने तक तैयार नहीं है, तो इसलिए जो है हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते। तो अगर ये इदारों की मजबूती, इदारों की बातें मानते तो आज इस किस्म की ट्वीट ये शायद में भी ना करते। लेकिन देखें, बिल्कुल अब परसों इजलास है, लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करना है और सरप्राइज़ देते रहें। इनका आखिरी सरप्राइज़ ये है कि हमने सुना है कि इन्होंने अपने मेंबर से इस्तीफ़े लिए हैं। हम इनको कहते हैं कल इस्तीफ़े न दें, आज इस्तीफ़े दें। अच्छा, वो दिन गुजर गए, आज इस्तीफ़े दें इंशाल्लाह। उससे बहरान पैदा नहीं हो जाएगा? कुंडी साहब, आप तो खुद डिप्टी स्पीकर, कोई बहरान नहीं है कि 130 कोई बहरान नहीं है। हम क्या करेंगे फिर आप लोग? पहली बात तो यह है कि अभी भी मैं लेट हुआ, हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर पे, तमाम जो है अपोजिशन रहनुमा मौजूद थे। हमने वहाँ पर दावत दी है आइंदा आने वाली अपोजिशन को, जो कि अपोजिशन होगी 1-2 दिन में, कि वो आएँ और मुल्क के लिए जो है हम मिसाक जो है जमहूरियत हमने माजी में किया था और इस तरह हम मिसाक मईशत करना चाहते हैं। हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर आपको शौक़ है इस्तीफ़े देने का और ये आपका ट्रम्प कार्ड है जो भी है या आपका सरप्राइज़ है, हम उसको वेलकम करते हैं। आएँ, पहले भी आपने इस्तीफ़े दिए थे, आप ये समझा कि वो पहले इस्तीफ़े आपने दिए, एक्सेप्ट नहीं हुए और आप उसी तरीके से होंगे, उस तरीके से नहीं होंगे। हम बाई इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आप आएँ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, अगर इस्तीफ़े देंगे तो फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी हो जाएंगे? देखिए, पहले तो हम कहते हैं कि आएँ, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आएँ,
जो है हम मिसाक मईशत करते हैं, मुल्क को जो जिस तरीके से इन्होंने तबाह बर्बाद किया है उसको इस बहरान से निकालें। अगर इनकी ये ख्वाहिश है कि इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो बिल्कुल सर आंखों पे इस्तीफ़े दें, हम इलेक्शन के लिए ज़िम्मी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये ज़रा आप रहनुमाई फरमाइएगा, आप बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ये अब आपके नज़दीक असद कैसर साहब ही इस सेशन को करेंगे प्रिजाइड, क्योंकि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, या डिप्टी स्पीकर साहब आएंगे जिनकी वो रूलिंग अदालत ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी, कलअदम करार दे दी, तो कौन होगा प्रिजाइड, कौन करेगा सेशन? असद कैसर साहब, कासिम सूरी साहब या कोई और? देखें, जहाँ तक चेयर करने का तल्लक है तो कोई कानूनी पाबंदी नहीं है असद कैसर साहब पे या डिप्टी स्पीकर साहब पे। अखलाकी तौर पे जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए तो बनता नहीं है चेयर करना उनका। ठीक है। वो पैनल पे जो लोग होते हैं वो कर सकते हैं, मगर मैं इससे ज़्यादा अहम जो बात है ना आज के दिन के हवाले से मुनीब साहब, मैंने जो अभी बात की थी कि एक कमीशन बनाना चाहिए, तो शायद आपने उसको उस तरह संजीदा नहीं लिया। उसकी कहने की वजह ये थी कि देखें हमारी कौम जो है 3 इशू पर बड़ा जज्बाती हो जाती है मुनीब साहब। एक, जब ये कहा जाए कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो गई, मज़हब कार्ड या आइन टूटने की जब बात होती है, और मुझे इस बात पर फ़ख्र है पाकिस्तानी कौम पर कि ऐसी ही दिलेर कौम होनी चाहिए, ज़िम्मेदार कौम होनी चाहिए जो इन इश्यूज़ पर बात करे। मगर बात सीधी सी है कि अगर आज नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया, जो हम सब खुशी इस पर बात पर मना रहे हैं, तो क्या गद्दारी का सर्टिफिकेट मुख्तलिफ़ औक़ात में जो दिया जाता है उसे इसी तरह ओपन रहने दिया जाए? क्या मज़हब कार्ड जो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं इसी तरह रहने दिया जाए? और क्या पाकिस्तान के आइन को जब जिस तरह अभी मेरे काज़मी भाई बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अभी भी वो कहते हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे। ठीक है भाई, आइनी तौर पर तो कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकते या नहीं रोक सकते कि अक्सरियत जिनके पास हो उनको आप प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक लें। हाँ, अगर आइन तोड़ना है जिस तरह पहले आपने तोड़ा, तो उसके हल के लिए मैं ये चाहता हूं कि एक कमीशन बनना चाहिए। ठीक है, जो ये तय करे कि वो पिछली जो बात कर रहे थे आलमी साजिश की वो थी या नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, और मैं आपके पास राजा खालिद महमूद साहब के पास और अतर काज़मी साहब के पास आता हूँ, क्योंकि कानूनी पोजीशन भी है और कुछ वो जो अभी तक ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कोई नया सरप्राइज़ भी हो सकता है। ज़रा मज़ीद इस पर रोशनी डालेंगे, इसका कानूनी एस्पेक्ट भी देखेंगे कि और क्या कर सकती है इमरान खान साहब की हुकूमत अपोजिशन को रोकने के लिए, शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने के लिए। एक ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। राय साहब, ये ज़रा बताइएगा, एक पोजीशन ये सामने आ रही है कि क्योंकि इमरान खान साहब एक नहायत ही गैर रिवायती सियासतदान है, और पहले भी जो उन्होंने किया मैं अब उसे क्या कहूँ, गैर रिवायती सियासतदान का एलिमेंट था या उन्होंने ब्लेटेंट वायलेशन की। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उन्होंने और उनके एडवाइज़र्स ने क्या किया, बट फैक्ट रिमेंस कि ये इख्तियार उनके पास है कि वो या उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्तीफ़े दे दें, एन ब्लॉक रेजिग्नेशंस दे दें। उससे कोई कानूनी बहरान तो पैदा नहीं होगा आपके नज़दीक, या नहीं चल सकता है मामला? देखिए मुनीब साहब, पहले तो ये है, आपने पहले भी एक सवाल किया था कि सरप्राइज़ के वाले से हम ये सुनते रहे कि जी वो सरप्राइज़ देंगे 3 तारीख को, और मैंने अपने तौर पे बहुत अपने जहन को घुमाया कि क्या सरप्राइज़ आ सकता है, यानी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ रूल्स क्या सरप्राइज़ हो सकता है। ठीक यही था, हम यही समझे थे कि शायद वो इस्तीफ़े दे देंगे। तो चलें, वक्ती तौर पे शायद ये सोचा जाए कि इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शन करवाना, इतनी बड़ी तादाद पे सीट्स पे बाई इलेक्शन करवाना वो मुश्किल हो जाए, लेकिन वहाँ पे सरप्राइज़ जो मिला वो दैट वाज ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फ्लैग्रेंट वायलेशन की गई। तो अब भी जो वो कहते हैं जी कि यही एक ऑप्शन है, जो आप भी वकील हैं, आप समझते हैं कि रेजिग्नेशन उनका हक है, हर मेंबर का हक है, पार्टी लीडर का हक है कि वो अपने मेंबरान से अगर चाहे तो रेजिग्नेशन तलब कर सकता है।
तो यही कर सकते हैं। और अगर ये हो जाता है तो ऐसा कोई लीगल बार नहीं कि दोबारा से इलेक्शन ना करवाए जा सकें, बाई इलेक्शंस ना हों। ठीक है, देखें, अगर असेंबली को की डिसोल्यूशन के दो ही तरीक़ेकार हैं, या तो अपनी टर्म एक्सपायर होने पर डिसॉल्व होती है, ठीक, या फिर प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त चाहे वो डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। इससे हट के कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। अगर मैं कहता हूं कि अगर 2 मेंबर्स भी रहते हैं और बाकी सारे रिज़ाइन कर देते हैं, फिर भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि आप री इलेक्शंस की तरफ जाएं। वो हालात या सर्कमस्टांसिस के मुताबिक कोई समझौता या कोई और हल आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ वो तो निकल सकता है। ठीक है, कोई वाया मीडिया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कानून कहीं पे आपको रिस्ट्रेन कर रहा हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो कि जी आप नए इलेक्शंस में नहीं जा सकते। ठीक है। फिर दूसरी बात कि ये अगर कोई नया वो करेंगे, नेक्स्ट जो 9 तारीख को ये हो रहा है नो कॉन्फिडेंस, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ाहिर है उनके अपने अल्फाज होंगे, लेकिन यही आप समझते हैं कि ऐसे ही होता है जब किसी केस को रिमांड किया जाता है कि वो यही आ सकता था कि दी नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डीम्ड टू बी पेंडिंग बिफोर द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एंड ही इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड फर्दर, और फिर उसे टाइम दिया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर आप इस पे वोटिंग करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, और आज हर लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदे का सर फखर से बुलंद है। बिल्कुल, ये किसी पार्टी की जीत नहीं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जीत है, और ये सबज़ किताब की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जीत। बिल्कुल। अच्छा साहब, नोइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस वक्त पूरा सियासी मामलात आपके सामने हैं, कितनी डेस्परेशन पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्योंकि ये जो एक एलिमेंट है जो आप जिसका जिक्र आपने पहले भी किया कि कुछ हो जाए, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनने देना, तो इसमें किस लेंथ तक जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए मुनीब भाई, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बड़ी ज़रूरी हैं यहाँ पे। आज हम कह रहे हैं आइन की फतह हो गई, कानून की फतह हो गई। जो चीज़ें हमने सिंध हाउस के अंदर देखी, जो इस हुकूमत की ATMs थे, जो नाहल तरीन थे, जो करप्ट तरीन थे, वो सारे अब इनके साथ मिले में, वो पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं, वो सेंटर में इनके साथ हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये कोई आइन और कानून की जंग नहीं, ये मफादात की जंग है, और दोनों साइडें डेस्परेट हैं। दोनों साइडों की यही कोशिश है किसी ना किसी तरीके से पावर पे क्लिंग ऑन करें। अब बात ये है कि अलीम खान साहब लंदन क्या आइन की फ़ोटो कापियाँ करवाने गए थे जब वो मियाँ साहब से मुलाकात करने गए थे? तो ये आइन और कानून की जंग ये हमें बताते तो हैं, लेकिन दोनों पार्टीज़ अपने अपने मफादात की जंग कर रही हैं। छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगा, ऑपोजिशन हमेशा खान साहब के तल्ख रवैये के ऊपर, लहजे के ऊपर बात करती है। मेरी जब भी किसी ऑपोजिशन के लीडर से बात होती है, उन्होंने कभी भी इमरान खान को सियासतदान तस्लीम नहीं किया। वो उसको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई खलंडरा नौजवान है, एब्सोल्यूट कॉन्टेम्प्ट। पर मानने की बात यह है कि सोसाइटी का एक बड़ा सेगमेंट उनको फॉलो करता है। तलखियां बहुत बढ़ गई। आप समझने की कोशिश करें कि ये क्या वजह है कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट उनके पीछे चल रहा है। कोई ना कोई चीज़ तो है ना। तो यही लोग लीडरान हैं, इन्होंने हल निकालना है। पारे को थोड़ा सा काम डाउन करें, पूरे मुल्क को साथ लेके चलें, उसमें हम सब की बेहतरी है। ये आपने जो कहा एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट, लेकिन ये आपने दुरुस्त कहा। एक तो ये कि पावर पॉलिटिक्स है, इसमें शायद उसूल प्रिंसिपल्स बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन जितनी नफ़रत इंजेक्ट की गई है बसद एहतराम जो कि हुकूमती जमात की जानिब से, जब आप सुबह शाम हर एक को चोर डाकू डकैत कहते रहेंगे, और जब आप लोगों को टू दी एक्सटेंट कि आप ये कह देंगे कि गद्दार हैं, ये मुल्क के मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो ब्रीड करेगा फिर और नफरत को। बट ये एक वैलिड पॉइंट है। तो कुंडी साहब, आप लोगों ने भी कोई मोहब्बत नहीं बिखेरी टुवर्ड्स द एंड, ज़रा ये भी देख लीजिएगा कि कुछ आगे बेहतर होना चाहिए। मुझे मैं एक बात करना चाहूँ। देखें, जो मेरे भाई ने बात की ATM मशीनों की, देखिए इस वक्त हमने कोई ये नहीं कहा कि हमने कोई ऐसी जहांगीर तरीन या अलीम खान हमारे लिए जहाज़ उड़ा रहा है या हमारे लिए मेंबर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, आज अगर हमारे पास 179 मेंबर्स हैं, वो अगर आप देखें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, और हमारे साथ जो 4 इंडिपेंडेंट हैं, हमने कोई मुनरिफ अरकान का वोट उस पर कास्ट नहीं किया, और नहीं ऐसी कोई बात है। हम अभी भी हमारी होगी कि हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं वही हमारे साथ जो हैं वो करें। लेकिन कोई आपने नहीं देखा होगा जैसे माजी में जहाज़ उड़ रहे थे,
एक कोई आ रहा था, कोई ठीक हो जा गया। रहा था, कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ से कौन आ रहा है। मतलब अब पट्टा आपको डाल लग रहा है रहे हैं और इसमें कह रहे हर हैं चीज मुख्तलिफ हो गई। ठीक है, इस ट्रांसमिशन का वक्त इस वक्त खत्म होता है जी। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। यकीनी तौर पर एक हिस्टोरिक दिन पाकिस्तान के लिए, मामलात आगे कैसे चलते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज।